ठीक, तो कहा गया कि एक व्हाइट लाइट कहां से पास होगा भाई? प्रिज्म से पास होगा। तो वो 7 कलर में क्या होगा? स्कैटर्ड हो जाएगा, तो उसको हम स्पेक्ट्रम बोले। बट अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें ध्यान से, तो एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें सेकंड चैप्टर है, ये थोड़ा सा एक बात पूछा है बच्चा, तो मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सही बच्चे, ये स्पेक्ट्रम है हमारा विवग्योर के स्पेक्ट्रम है। तो विवग्योर में कहाँ वॉयलेट और क्या ब्लू, क्या ग्रीन, येलो, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कब वॉयलेट खत्म होकर के इंडिगो शुरू हो गया और कब ब्लू आ गया। पता चल रहा है क्या? कोई शार्प बाउंड्री है क्या? यहां वेवलेंथ की बात की गई 400, 500, 600, 700, 750, ये हमारा वेवलेंथ है, ठीक है। बट किस वेवलेंथ को हम ब्लू बोलेंगे या किस वेवलेंथ को, ये आप शार्प बाउंड्री नहीं है। ऐसी स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? बोलो, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोला? लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बेटा, ये तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। उसी तरीके से ये एक्सरे की बात है, ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ईएम वेव की स्पेक्ट्रम। ये गामा है, एक्सरे है, ये गामा रे है, सॉरी ये गामा रे, एक्सरे है, यूवी है, आईआर है, माइक्रोवेव है, एफएम है, एएम है। इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, सब एक दूसरे पर क्या होता है? ओवरलैप होता है। एक फिगर में और आप लोगों को दिखाएंगे, यहां पर बताता हूं तुमको। कंटिन्यूअस कहने का मतलब होता है एक ऐसी स्पेक्ट्रम जिस स्पेक्ट्रम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता। एक ऐसा क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोले। जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने 12th क्लास में पढ़नी है, उसके एक फिगर को मैं दिखाना चाहते हैं आपको कि ये है क्या। जैसे यहां पर देखोगे, यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम की बात की गई है। देखो यहां पर गामा है, ये क्या है? एक्सरे है, ये क्या है? वॉयलेट है। देखो ये गामा किस में इंटरफेन कर गया? एक्सरे में। और एक्सरे कहां चला गया बताओ? गामा में। कहने का मतलब तुम ध्यान से देखोगे कि गामा ऐसा नहीं कर रहा। देखो ये एरिया, ये जो एरिया है, ये गामा और ये एक्सरे का एरिया क्या है बताओ? कॉमन है, कॉमन एरिया है। यानी गामा और एक्सरे का ओवरलैप हो रहा है। फिर किसके साथ? एक्सरे का ओवरलैप किसके साथ हो रहा है बताओ? अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ ओवरलैप हो रहा है। विजिबल आपने देखा ही, विजिबल का आपको मैं यहां स्पेक्ट्रम दिखाया कि इस विजिबल स्पेक्ट्रम में आपने क्या देखा? इस विजिबल स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने क्या देखा कि देखो ये कौन सा कलर कहां पे खत्म हो रहा है, कौन सा, हम कहें कि पीला कलर कहां से शुरू हो रहा है, बता सकता है क्या? कोई शार्प बाउंड्री है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कोई आदमी कहेगा कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या है कि किसी भी चीज का कंटिन्यूअस अरेंजमेंट लेंथ वाइज, या आप कह लो वेवलेंथ वाइज, या उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अगर किसी चीज को आप कंटिन्यूअसली क्या कर लो? अरेंज कर दो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब ये कहा गया कि ये जो स्पेक्ट्रम होती है वो एक होती है हाइड्रोजन, एक मिनट, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, और एक स्पेक्ट्रम होता है लाइन। तो यहां पर जो इस पर्टिकुलर इस यहां से यहां तक के लाइन में हमें ये चीज बताया गया है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम के बारे में क्या कहा जाती है। तो किसी भी चीज का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो और एक शार्प बाउंड्री ना हो, ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम बोलेंगे क्या? जैसे मान लो कि हमने यहां पर ऐसा एक लाइन बनाया, दूसरा लाइन ऐसे बनाया, तीसरा लाइन ऐसे बनाया, चौथा लाइन ऐसे बनाया, पांचवा लाइन ऐसे बना, तो हम स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। बट इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई कंटिन्यूअस? कि सर इसमें गैप है सर, ठीक है। बट इसी चीज को हम ऐसे फिगर बना दें, इसी चीज का हम फिगर ऐसे बना दें, क्या कर रहे हैं बोलो? एक चीज दूसरे चीज पर क्या कर रहा हूं मैं? ओवरलैप कर रहा हूं। तो ऐसी चीज को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक, समझ गया सबका? और दिख रहा है क्या? ये वाले लेंथ छोटा है सर, ये बड़ा है, उससे बड़ा हो गया। किसी भी चीज को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देना, दैट इज कॉल्ड क्या? स्पेक्ट्रम। जैसे हमारा विवग्योर है, लाइट का विवग्योर है ना कंपोनेंट,
व्हाइट लाइट हमारे 7 कलर में कट जाता है। तो विबग्योर में क्या होती है, वो भी एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो हम लोग अभी बताया। तो इस बात को हमें एक डिफाइन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहा गया कि दो तरीके का स्पेक्ट्रम, अगर डिफिनेशन कहा जाए कि स्पेक्ट्रम, तो एक होता है इमिसिव स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम। इसका डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्या गया, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। अब क्या कहा कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और तब कोई स्पेक्ट्रम इमिट करती है, तो दैट इज कॉल्ड क्या, इमिटेड स्पेक्ट्रम। अब क्या हुआ भाई कि क्या होता है कि कोई भी मान लो कि यहां पर कोई एनर्जी लेवल है, यहां पर मान लिया जाए कि कोई एनर्जी लेवल है, और यहां पर मान लिया जाए कि इस एनर्जी लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इसको एनर्जी मिला तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहा गया, हाई एनर्जी लेवल पे चला गया, इस एनर्जी लेवल यहां से कूद के यहां चला गया, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां, यानी इसको एनर्जी मिला, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहां पहुंच गए, हाई एनर्जी स्टेट पर। और सिस्टम कभी भी हाई एनर्जी स्टेट पर ज्यादा देर तक नहीं रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहां जाता है बताओ, ग्राउंड स्टेट पे जाता है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट पे जाता है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी कुछ क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। कूदने का, इलेक्ट्रॉन्स का जाना और फिर वापस आना, ठीक है। तो वापस जब आता है इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, मान लो कि तुम सभी बच्चों को 100 रुपए मिले, तो क्या करेगा, घर में टिकेगा कि बाहर जाएगा, सभी बच्चे बाहर चला गया, ठीक है, कहां चला गया, सभी बच्चे यहां चले गए, कोई बच्चे यहां भी पहुंच गया, कोई बच्चे एनर्जी पाके यहां पहुंच गया। अब सब बच्चे शाम होंगे तो घर आओगे ना, तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गया और वापस जब आता है तो ये एनर्जी एमिट कर देता है, एनर्जी एमिट कर देता है। और इमिटेड एनर्जी जो होती है वही एक स्पेक्ट्रम जनरेट करती है, उसको क्या बोलते हैं बताओ, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या लिखा है यहां पर, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सब्सटेंस when that has absorbed energy is called क्या, emission spectrum. Atom molecules or ions that have absorbed radiation are called excited. अब बताओ यहां से कोई चीज यहां, तो क्या एटम और मोलिकुल्स को क्या उसने छोड़ दिया, क्या ये आयनाइज नहीं हुआ है। हमारे एटम के इर्द गिर्द बहुत सारा एनर्जी लेवल है, मानते हैं, चलो भाई कैसे मानते हैं, ये हमारी न्यूक्लियस है, अगर ये बनाया तो इसकी एनर्जी लेवल होगी, इसको क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा। ये हमने न्यूक्लियस बनाया तो इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। कहां दिक्कत है, सीधा होके बैठ जा, सीधा हो, तो कमर अभी बुढ़ा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेगा, दूसरा सेल, इसको क्या बोलेंगे, तीसरा सेल। और ये सेल का, हर एक सेल की अपनी क्या है, एनर्जी है। फॉर्मूला याद है एनर्जी का, इस सेल की एनर्जी का फॉर्मूला याद है, हिमांशु बताए। वेरी गुड, -2.18 -18 बाई में क्या, n स्क्वायर, क्या लिखेगा, जूल पर एटम, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हर एक एनर्जी लेवल, मान लो कि यहाँ पे एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन था, इसको एनर्जी मिली, तो वही बात मैं वहां पे समझाया, तो इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी मिली, तो एनर्जी मिलकर के कहां हो जाएगा, आगे भाग जाएगा। तो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी मिली, तो एनर्जी मिली, ये उठ के यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला गया, दूसरा एटम से ये उठ के यहां चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि एनर्जी मिली उसको। अब ये बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट पे नहीं रहेगा, बहुत देर इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी होती है, अपना अपना तरीका होता है, तो वो एक स्पेक्ट्रम जनरेट करता है, उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। चलो भाई, ये बात समझ गया। चलिए अब क्या हुआ, इमिशन, क्या क्या समझ गया हम लोग, एक स्पेक्ट्रम समझ गया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम समझ गया, इमिशन स्पेक्ट्रम समझ गया। चलिए भाई, अब क्या हुआ, एक और बात हम लोग को समझना है, यहाँ पे एक पढ़ना है, और ये स्पेक्ट्रम के बारे में जो स्टडी होती है, ठीक है ना, वो एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि केमिस्ट्री में छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, उस टर्म्स को पहले समझ जाओ। कोई आदमी पूछेगा व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो लिख दो कि वो साइंस, और वो बातें जिसके हेल्प से हम स्पेक्ट्रम के बारे में समझ पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो भाई, अब ये कहा गया
कि ये जो हमारे इमिशन स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग एक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम या एटमिक स्पेक्ट्रम, देखो लाइन स्पेक्ट्रा या एटमिक स्पेक्ट्रा, तो क्या कहा गया कि हर एक एटम, जितने भी एटम, जैसे हमारा एक फिंगरप्रिंट होता है ना, यूनिक फिंगरप्रिंट है कि हमारे जैसा किसी और आदमी का भी होगा? हमारे जैसा किसी और आदमी का फिंगरप्रिंट होगा क्या? नहीं होगा भाई, यूनिक है। यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है, UHID पढ़े ना हम लोग, हर एक आदमी का अलग अलग है ये फिंगरप्रिंट। करोड़ों अरबों आदमी है, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग है। ठीक है, रेटिना भी क्या है? अलग अलग है सबका। तो आदमी का कभी भी रेटिना, कभी भी फिंगरप्रिंट कॉमन नहीं है। तो आदमी कहां से पहचाना जाता है? चेहरे से पहचाना जाता है आज के डेट में? नहीं भैया, उस कार्ड पे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसको फिंगर तुम लगाते हो, यू विल बी आइडेंटिफाइड। चेहरा तो थोड़ी यूनिक रहेगा, चेहरा का यूनिकनेस नहीं, परंतु ये जो फिंगरप्रिंट है ये यूनिक होता है। कहा गया एलिमेंट का भी फिंगरप्रिंट होता है, उसके फिंगरप्रिंट को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या एटमिक स्पेक्ट्रम। यूनिक होता है, हर एक एटम का अपना अपना यूनिक होता है। अगर सोडियम है, सोडियम का स्पेक्ट्रम क्या होगा? अलग तरीके का होगा, यूनिक स्पेक्ट्रम होगा। सोडियम का स्पेक्ट्रम कभी भी चेंज नहीं होगा। सोडियम तो कहा कि कोई भी एलिमेंट जो पहचाना जाता है वो किस अपने लाइन स्पेक्ट्रम से, एटमिक स्पेक्ट्रम से क्या होता है? पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई यहां देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम एटम इन द गैस फेज ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट rather than emits light only at a specific wavelength with dark space between the line. Such a spectrum is called क्या? लाइन स्पेक्ट्रम। तो कहा कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होती है? कंटिन्यूअस नहीं होती है। एक ब्लैक पट्टी होती है, उसमें डिफरेंट कलर का लाइन बनता है। जैसे मान लो कि ऐसा बना, देखो एक ब्लैक पट्टी है और इस पर देखो अलग अलग लाइन बन रहा है, देख ना, इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बताओ इसको क्या बोलते? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा भाई? एक ब्लैक क्या है बताओ? ब्लैक बैकग्राउंड पे कलरों का क्या होगा? अलग अलग कलर दिखेंगे। और इस पर क्या देगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा भाई? कंटिन्यूअस, एक जो बैकग्राउंड पे, कलर के कंटिन्यूअस बैकग्राउंड पे डार्क क्या बनेगा? लाइन बनेगा। ठीक है, क्या बोला? क्या मतलब है यहां पे? कि सब्सटेंस ने सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया और किसको इमिट किया? पिंक कलर के, पीले कलर वाले को और ग्रीन कलर वाले को सिर्फ क्या किया? इमिट किया। यूनिक कैरेक्टर है। इसने क्या किया? लाइट के किसी किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सबको क्या होगा? बताओ, ये यूनिक है कि ये यूनिक है? किसको तुम यूनिक ऐसा बिहेव करोगे? यूनिक समझ रहे हो? एक और केवल एक, ये पहचाना नहीं जाएगा। इसमें डार्क बैंड्स देखो, इसमें कौन 3 कलर से पहचाने जाएगा? हर एक का अलग अलग क्या होगा बताओ? ये हर एक का क्या होगा? अलग अलग स्पेक्ट्रम जनरेट होगा। मान लो इसमें डार्क की पट्टी है, डार्क की पट्टी है, तो क्या ये यूनिक कैरेक्टर बताएगा? हमें एक बात बताओ, मान लो कि हमने एक डार्क की, चलो इसके लिए एक और एटम का बनाते हैं, यहां पर एक डार्क की पट्टी बना देते हैं। सुनो सही बच्चे, बोलेगा हमसे सर जी मेरे को समझ में नहीं। मान लो कि ये डार्क कलर है, ऐसे तो हम ब्लू कलर का बनाना है, बट ये मान लो डार्क कलर है, ये पूरा डार्क कलर है, काले रंग का है, काला बना नहीं सकते इसलिए हम बना दिया ऐसे ब्लू कलर। इस पर हमने पट्टी बना दी। क्या पट्टी बना दी? एक हमने रेड की पट्टी बना दी, तो एक हमने ग्रीन की पट्टी बना दी और एक हमने बना दी पीले रंग की पट्टी बना दी। ठीक है ना? तुम कहोगे सर इसका ये स्पेक्ट्रम और ये स्पेक्ट्रम अलग अलग है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? अलग अलग है। ये अगर सोडियम का है तो सर ये किसी और एलिमेंट का होगा, सोडियम का नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो है ना किसी भी एलिमेंट को पहचानने में क्या करता है? मदद करता है। और हर एक एलिमेंट का इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट के जैसा।
उसी इस मिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोजन को क्या किया, ये जो H2 गैस था इसको एनर्जी दिया। कोई आदमी बताएगा हाइड्रोजन को अगर एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। हाइड्रोजन में जो बॉन्ड था HH, ये दो टुकड़े में टूट जाएगा, H में और H में। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर टूट गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर टूट गया। हमारा हाइड्रोजन कैसा है? ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये एक इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे था इस एटम में। अब क्या होगा, इसको और एनर्जी दिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से कूद करके कहां चला गया भाई? इस एनर्जी स्टेट पे पहुंच गया। या कहां चला गया? इस एनर्जी स्टेट पे चला गया। या कूद के कहां चला गया? इस एनर्जी स्टेट पे, डिफरेंट एनर्जी स्टेट पे चला गया। क्या वो वहीं रहेगा हमेशा? नहीं, वहां नहीं रहेगा, ये बैक करेगा। तो क्या सब आदमी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहां वाला इलेक्ट्रॉन्स भी यहां गिरेगा, यहां वाला यहां गिरेगा, यहां वाला यहां जाएगा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा? नहीं भाई, सब अलग अलग से बैक आएगा। तो कहा कि देखा गया कि इसको जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बैक आए वो डिफरेंट मैनर में बैक आए, ठीक है। और 5 तरीके का तरीका बताया वो। उस 5 तरीके के बेसिस पे हमने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को 5 डिफरेंट नाम से जाने। एक बोला गया लेमन, एक बोला गया बाल्मर, एक बोला गया पास्चन, एक बोला गया ब्रैकेट और एक बोला गया क्या? पी फंड। इसमें क्या हुआ भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आया ये फर्स्ट में आया कहां से? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी सारे इलेक्ट्रॉन जहां जहां थे, सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में सब फर्स्ट में आके गिर गया। ये कहां गिर के आ गया? सेकंड में आके गिर गया। कहां से भाई? थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से। ये कहां से आया भाई? 4 से गिरा थर्ड में, 5 से गिरा थर्ड में। तो कौन सा स्पेक्ट्रम बना? तो कहा कि नाम सब क्यों रखा गया? नाम इसीलिए रखा गया कि सबका वेवलेंथ अलग, ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से 1 में गिरा उसको कहा गया लेमैन। जो 3, 4, 5, 6 से सेकंड में गिरा उसको क्या बोला गया? बाल्मर। बाकी चीज आप समझ रहे हो। इसमें क्या पूछेगा क्वेश्चंस? तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन पूछ सकता है, इमिशन स्पेक्ट्रम पूछ सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पूछ सकता है। डेफिनेशन 3 टर्म्स। फिर लाइन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में पूछेगा ये कि कौन सा स्पेक्ट्रम है जो विजिबल है। बाल्मर नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा और बाल्मर ने कहा कि ये जो बाल्मर है, ये बाल्मर जिसका नाम रखा गया, ये दिखेगा, बाकी कोई नहीं दिखेगा। अल्ट्रावायलेट लाइट दिखती है? नहीं सर। क्या इंफ्रारेड दिखती है? नहीं दिखेगी। यानी ये 3 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड में पड़ा और बाकी एक का कहां पड़ा? बोलो, अल्ट्रावायलेट में। और बाल्मर का क्या पड़ा? विजिबल रीजन में। फ्रीक्वेंसी निकालने का, वेव नंबर निकालने का या फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया। ये फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है, ये हमारा वेव नंबर का है। वेव लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला कितना है भाई? 1/λ बराबर 109,677 1 क्या हो गया? N2 का स्क्वायर, N2 का, यहां N1 का स्क्वायर लिखो, माइनस में 1/N2। ये बाल्मर के लिए लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। सारे इलेक्ट्रॉन कहां से गिर रहे हैं? कहां बताओ? सेकंड में गिर रहा है, कहां से गिरेंगे बताओ? फिर से लिखेंगे 1/λ बराबर 109,677 इंटू में क्या लिखेगा? 1/N1 का स्क्वायर माइनस में 1/N2 का स्क्वायर। से बच्चे अपने अपने कॉपी निकालो से बच्चे कॉपी, बैठा हुआ भजन गाने आया है। देखो से बच्चे अपने अपने कॉपी निकालो। सबसे पहले एक बात लिखो, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम लिखो, उसके बाद नीचे लिखो, सिर्फ हेडिंग लगाओ, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसके बाद लिखो इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो फटाफट सर, इमिशन स्पेक्ट्रम। फिर लिखो लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम। देखो सही बच्चे, इतनी बार लिख जाओ।
स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। नीचे लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, लाइन स्पेक्ट्रम जो होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा उसमें एक होगा लेमन, एक होगा बाल्मर, एक होगा पास्चन, एक होगा ब्रैकेट, एक होगा पांचवा पी फंड। पूछेगा एक सवाल इस पर पक्का पूछेगा अभी जो एग्जाम होगा उसमें। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है, लेमन, बाल्मर, पास्चन। इसमें पूछेगा कि लेमन कहां पड़ता है, कौन से रीजन में पड़ता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम दिखाया था। तो देखो अल्ट्रावायलेट यहाँ है और इंफ्रारेड यहाँ पे है, यानी वेवलेंथ जो होगी या तो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ेगी, किसका, लेमन का। बाल्मर का कहां पड़ेगा, विजिबल रीजन में। और बाकी पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड का कहां पड़ेगा, इंफ्रारेड में। याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन पूछेगा अभी जो एग्जाम होगा ना उसमें पूछेगा कि बता भैया हाइड्रोजन के कौन से स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ विजिबल रीजन में पड़ता है, मालूम है, ठीक है। या ये पूछेगा लेमन जो स्पेक्ट्रम है, लेमन जो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का जिसका नाम रखा गया, उसका वेवलेंथ किस रीजन में पड़ता है, किस रीजन में पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट, यूवी। और ये सबके सब किस तरीके का वेव है, कोई बच्चा बता दो, ये सारे के सारे किस तरीके का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सबके सब स्पीड किस स्पीड से चलेगा, 3 × 10⁸ लाइट के स्पीड से सब चलेगा। इसको चलने के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है लाइट को चलने के लिए। गामा, एक्सरे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये किसी भी मीडियम में जा सकता है और वैक्यूम में भी चल सकता है। सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, सन से आती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी रे आती है, व्हाइट लाइट आती है, लाइट आती है, यूवी भी आती है, हाँ भाई यूवी रे भी आती है, ठीक है, यूवी रे आती है। ये सबके सब वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो यहां पर लाइन स्पेक्ट्रम, इस लाइन स्पेक्ट्रम जो बना हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए, उसके वेवलेंथ का एक फॉर्मूला बना गया। क्या फॉर्मूला बना है, 1/, लिखो सही बच्चे, वेवलेंथ निकालिए। सभी वेवलेंथ, सभी का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो इस बात को थोड़ा समझेंगे। आए सही बच्चे, लेमन में क्या होगा, कोई बच्चा बता दो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा, फर्स्ट में आएगा, कहां से, 2 से आएगा, 2 से कहां गिरेगा भाई, फर्स्ट में गिरेगा, फर्स्ट में ही गिरेगा। कहां से गिरेगा भाई, बोलो, 3 से भी गिरेगा। कहेगा कि भाई वेवलेंथ निकालो, कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है, 1/λ। देखो सही बच्चे, सबके लिए फॉर्मूला फिट करेंगे। 10, बोलो क्या लिखा हुआ था, 109677। बहुत अच्छा, क्या होगा भाई, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला। चलो भाई लेमन का निकालते हैं। रेडिएशन पहले के लिए निकालते हैं, कहां से कहां जाता है इलेक्ट्रॉन, बताओ। सेकंड लेवल से क्या जा रहा है, फर्स्ट लेवल पे, नहीं, सेकंड लेवल से क्या जा रहा है, फर्स्ट लेवल। कैलकुलेशन करें, यहां पर मीटर इनवर्स कि सेंटीमीटर इनवर्स, देख लिया फॉर्मूला, सेंटीमीटर इनवर्स। क्या लिखा है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप लोग भी याद रखिएगा, यहां पर क्या लिखिएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। देख लीजिए सही बच्चे, सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए अब लिखेंगे फॉर्मूला, 10, करो मेरे साथ, बैठो मत, 109677। क्या लिखेगा बताओ यहां पर, बोलो भाई, 1 बटे में क्या लिखेगा,
1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2 का स्क्वायर 4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख ले, आंसर लिख लो 1.09 इंटू 10 की पावर कितना लिख दे, कोई बच्चा बताएगा कितना लिख दे? 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 3 होगा 10 की पावर 5। साइंटिफिक नोटेशन लिखने में क्या होता था, यहां पर डेसिमल इधर थी तो 1 2 3 4 5 डेसिमल हमने इधर कटका दिया 1.09 इंटू ये 1 में से क्या माइनस करेगा 1/4। चलिए भाई कितना आएगा भाई 1.09 इंटू 10 टू दी पावर क्या लिखेगा 5 इंटू में क्या लिखेगा एलसीएम लेके 3 बटे में 4। ठीक है, इसको हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट है। इस रेडबर्ग कांस्टेंट को हम आर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया फॉर्मूला 3r बाई में क्या हो गया 4, ये हमारा क्या हो गया 1 बाई लैम्डा हो गया। तो लैम्डा क्या हो गया बताओ कोई बच्चा 4r 4 बटे में 3r। लैम्डा क्या हो गया 4 बटे में 3r। थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 4 को डिवाइड कर दो 3 से तो 1.33 बाई में क्या हो गया r बोले तो रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, यानी वेवलेंथ इतना सेंटीमीटर इनवर्स का होगा। r की वैल्यू 1.09 इंटू 10 की पावर 5 डाल सकते हैं। लेमन का ये हमारा फर्स्ट रेडिएशन का वेवलेंथ निकल गया। चलो भाई कुछ निकला। अब एक चीज है, अगर हम सेकंड रेडिएशन का वेवलेंथ निकालें तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वेवलेंथ बड़ा होगा कि छोटा होगा। चलिए छोटा होगा, चलिए देखते हैं 1 बाई लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट r लिख ले। इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा कोई बच्चा बता दो, 1 पे गिरेगा तो 1/1 लिख ले। किस रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सेकंड रेडिएशन की बात करें तो कहां से आएगा भाई थर्ड से आएगा, तो 1 बाई क्या लिखेगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा। सॉल्व करें इसको 1 बाई लैम्डा बराबर क्या लिखेगा बताओ r, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है 1.09 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स है भाई याद रखना है। चलो भाई एलसीएम लेंगे तो 8 बाई क्या होगा 9, कम हो गया तो लैम्डा बराबर क्या हो गया भाई बोलो भाई बोलो 9 डिवाइड में क्या हो गया बोलो 8r, 9 इज डिवाइडेड बाय 8 क्या होगा भाई 1 बार में तो कटेगा, 1 के बाद 1 उतरेगा, पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तब 10 लगाएंगे तब 2, कम हो गया कि ज्यादा हो गया 1.02 डिवाइड में क्या आ गया भाई r, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, वहां क्या है 1.33 को r से डिवाइड कर रहे हो 1 पॉइंट छोटा हो गया यार। यानी इस पहला जो रेडिएशन हुआ, चलो अब ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है भाई इंफिनिटी से भी आ सकता है, यानी ये जो यहां से यहां गिरेगा तब निकाल ले 1 बाई लैम्डा बोलो क्या होगा कोई बच्चा बता दो, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलो क्या होगा 1/1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा, क्या होगा भाई बोलो r हो गया, लैम्डा क्या होगा भाई 1/r। बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है फर्स्ट रेडिएशन। फर्स्ट रेडिएशन क्या है सबसे बड़ा है, उसके बाद रेडिएशन धीरे 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 क्या हो रहा है बताओ छोटा हो रहा है। तुमसे पूछेगा लेमन का या बाल्मर का या पास्टन का या ब्रैकेट का सबसे बड़ा रेडिएशन कब होता है, तो वो फर्स्ट रेडिएशन होता है। वेवलेंथ जब यहां से यहां गिरती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, और ग्रेजुअली ये वेवलेंथ क्या होती है बताओ कम होती जाती है। और सबसे छोटा क्या होगा भाई, सबसे छोटा क्या होगा, ये हमारा किसका सबसे छोटा है बताओ लेमन का है। ठीक है, अगर कोई आदमी पूछेगा बाल्मर का सबसे छोटा बताओ, तो रेडिएशन कहां से कहां ले जाओगे, इंफिनिटी से 2 पे ले जाओगे। बाल्मर के लिए क्या पढ़ा है बताओ, बताएगा बाल्मर के लिए क्या पढ़ा था, रेडिएशन कहां से कहां होती थी बाल्मर के लिए। ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट हुआ कि लार्जेस्ट हुआ,
ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ। किसके लिए बोलो, लेमन के लिए, लेमन के लिए। चलो बार्मर के लिए स्मॉलेस्ट निकालते हैं, बाल्मर के लिए स्मॉलेस्ट निकालेंगे, क्या लिखेंगे, N1 क्या लिखेंगे बताओ, 2। कौन बोला 2? तुम बोला। और N2 क्या बोलेंगे बताओ, 3 से बढ़ेगा कहां तक, 4 से भी आ सकता है, और कहां होगा, इंफिनिटी हो सकता है। तो लैम्डा एल यानी बाल्मर सबसे क्या स्मॉलेस्ट कौन होगा भाई, 1/, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 लैम्डा बराबर R। 1 क्या लिखेगा कोई बच्चा बता दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 क्या, इंफिनिटी का स्क्वायर, 0 होगा ये, तो क्या होगा 1 लैम्डा बराबर क्या हो गया, R/4। तो लैम्डा किसके बराबर होगा, 4/R। इसका जो स्मॉलेस्ट है और इसका जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, कौन बड़ा है, बाल्मर का स्मॉलेस्ट बड़ा है कि लेमन का स्मॉलेस्ट बड़ा है, बाल्मर का स्मॉलेस्ट बड़ा है। इसका रेशियो भी पूछ सकता है। फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं। लेमन का अगर तुमसे पूछेगा सबसे बड़ा रेडिएशन कौन होगा, तो लेमन जब हमारा सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो सबसे बड़ा रेडिएशन होगा, और ग्रेजुअली रेडिएशन क्या होगा, कम होते होते स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1/R के बराबर आएगा। बाल्मर का स्मॉलेस्ट कौन होगा, 4/R होगा, और लार्जेस्ट कौन होगा, आप निकालना पड़ेगा, फर्स्ट रेडिएशन जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो इस पर यह सवाल आ सकता है, एग्जाम में भी आएगा, आपको आना चाहिए। इस तरीके से बाल्मर, लेमन, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड सबके लिए निकाल सकते हैं। ये सब कहां आ रहा है बताओ, फर्स्ट में गिर रहा है, तो फर्स्ट में गिर रहा है तो क्या कहेंगे, इसको लेमन कहेंगे, नहीं। दूसरा वाला बताओ क्या है, बाल्मर है। बाल्मर का कलरफुल है, नहीं है, बाल्मर हमारा क्या है, कलरफुल है। जानते हो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, कोई भी इस तरीके का रेडिएशन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, प्लैंक ने बताया था, H फ्रीक्वेंसी, H फ्रीक्वेंसी, H फ्रीक्वेंसी, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और ये फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी का फॉर्मूला है, किसके लिए, इस तरीके का रेडिएशन का। प्लैंक ने कहा था कि जो भी वेव कैरेक्टर है उसकी एनर्जी भाई इस फॉर्मूले से निकाला कर, काइनेटिक फाइनेटिक वाला एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मत लगाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, H फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी। तो हर एक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, हर एक रेडिएशन की क्या है बताओ, हर एक रेडिएशन की क्या है, वेवलेंथ है। लैम्बडा जो है ये क्या है बताओ, वेवलेंथ है। रेड का वेवलेंथ क्या होता है बताओ, सबसे बड़ा होता है, विब्योर में रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है। लैम्बडा रेड का, फ्रीक्वेंसी रेड का मिल करके सी बनेगा, क्या होता है सी, स्पीड होता है। चलो भाई अब बताओ, लैम्बडा कंफर्म है कि बड़ा है, किसका बड़ा है, रेड का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ, कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम। सी बाई में क्या लिखेगा बताओ, लैम्बडा रेड। देखो जिसका लैम्बडा बड़ा, ध्यान से उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, ठीक है। तो एनर्जी कम, देखो ये एनर्जी लेवल डायग्राम दिया है, किसकी एनर्जी कम है बताओ, रेड की एनर्जी कम है, और वॉयलेट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। कोई आदमी पूछेगा कि सर यहां पर जो आपने बताया है ये कौन सी सीरीज है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज है बताओ बच्चा पढ़े, ये बाल्मर सीरीज है, और ये विजिबल है। इसमें रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा था, फ्रीक्वेंसी क्या थी, सबसे कम थी, इसीलिए एनर्जी क्या थी, सबसे कम, ठीक है। बताओ ये जो बनाए हैं, ये जो ऐसे ऐसे डंडे बना रहे हैं ऐसे, ये क्या एनर्जी लेवल ही तो है यार, नहीं है एनर्जी लेवल। ये क्या है, फर्स्ट सेल, ये क्या है, सेकंड सेल, ये क्या है, थर्ड सेल, ये क्या है, फोर्थ सेल, ये क्या है, फिफ्थ सेल। एनर्जी कितना होता था, कोई बच्चा बताएगा एनर्जी कितना था, 13.6 बाई में n स्क्वायर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है ना सबको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी फॉर्मूला था। चलो पहले का एनर्जी कितना होगा कोई बच्चे बताओ, E1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, 13.6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे का एनर्जी बता दो कितना होगा बताओ, माइनस 4 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कितना होगा 3.4। हाँ भाई। तीसरे का एनर्जी कितना हो गया बताओ, कितना से डिवाइड करेगा बताओ, 9 से डिवाइड कर, 9 से डिवाइड कर सब बच्चे, 9 का कितना उतरेगा, 4 उतरेगा, 9 × 5 = 45। चलो चौथे का एनर्जी लेवल बताओ, बोलो सही बच्चे, कितना से डिवाइड करेगा, 16 से, 0.16 का टेबल में कितने बार में 36 आएगा, 136। 16 सत्ते 8 आ जाएगा, चलो 8 मान लेते हैं उसकी बात। देख क्या ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस इक्वल है, कहां डिफरेंस इक्वल है भाई, इसमें कितने का 10 का डिफरेंस दिख रहा है, इसमें कितना का 1.5 का डिफरेंस दिख रहा है, इसमें किसमें दिख रहा है और भी कम का डिफरेंस दिख रहा है। तो देखो यहां पर बनाया पहला एनर्जी लेवल, धीरे धीरे एनर्जी लेवल का गैप क्या करने लगा बताओ, कम करने लगा, नहीं कम करने लगा। कोई कहेगा कि सबसे कम एनर्जी किसकी है बताओ, फर्स्ट लेवल लेवल की, तो सबसे नीचे बना दिया। उसके बाद क्या है, इसके बीच में कितने का गैप है बताइए, 13.6 में और 3.4 में कितने का गैप है, 10 का। तो देख पहला एनर्जी लेवल यहां बनाया, दूसरा एनर्जी लेवल कितना ऊपर बना दिया, ठीक है। तीसरा एनर्जी लेवल कितना गैप है भाई, 1.5 का गैप है, थोड़ा ऊपर में। चौथा क्या हुआ भाई, थोड़ा का गैप है, चौथा भी थोड़ा बताया। फिर पांचवा के बाद गैप बहुत कम होने लगा, चिपका चिपका कहां तक बना दिया बताओ, इन्फिनिटी तक बना दिया, ठीक है। अब कोई कहेगा कि हमारे हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बताओ, तो सब आदमी चिपका इक्वल डिस्टेंस में बना देगा, तो क्या करे यार एनर्जी का, जिसको तो डायग्राम ही बनाने नहीं आता है। क्योंकि पहली जो लेवल है उससे दूसरे लेवल के बीच में ठीक ठाक गैप है, तीसरी में भी थोड़ा गैप है, चौथी पांचवी के बाद गैप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, और ये वेवलेंथ सबसे बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी क्या छोटी हो गई, इसलिए एनर्जी कम होगी। इसके बीच का एनर्जी गैप कितना है, यानी इतने एनर्जी गैप पे जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो वह कैसे कलर का दिखेगा, लार्ज। हमारी आसमान दिखती है ना, कैसे दिखती है, ब्लू दिखती है, लाइट तो सब है फिर भी ब्लू दिखती है, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग होती है, ब्लू लाइट की नहीं होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही आता है ना, तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ बड़ा है कि छोटा है, ब्लू लाइट का वेवलेंथ बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो छोटे चीज की स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होती है। मान लो कि जाके तुम पहाड़ से टकरा जाओगे तो क्या होगा, पहाड़ भागेगा कि तू भाग जाएगा, पहाड़ तू स्कैटर्ड हो जाएगा, बुरी तरीके से बिखर जाएगा। जब एटमॉस्फेयर में लाइट आती है, व्हाइट लाइट, तो सारे कंपोनेंट को लेके आती है, विवग्योर के कंपोनेंट को लेकर आती है। और हमारे जो इंडिगो है, वॉयलेट है, ब्लू है, इन सबों का वेवलेंथ क्या छोटा होता है, इसके स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग होकर के क्या होता है, ऊपर ही भाग जाता है, तो ब्लू दिखने लगता है। एटमॉस्फेयर में आने पर जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स उसके स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस तरीके की बातें चल रही है। समझ गया, चलिए जिसका एग्जाम है बोहर मॉडल याद कर लो, आएगा बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में ये वाला फॉर्मूला देखो, एनर्जी का RH का ये फॉर्मूला है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट, ये RH का ये वाला फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो। और ये वाला भी फॉर्मूला याद करो, रेडियस का ये फॉर्मूला याद कर ले सकते हो, ये सब कर जा सकते हो। देखो एक चीज क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, जैसे ये पूछेगा ना, इस टाइप का सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। एक सवाल हम लोग कर लेते हैं इस टाइप का सवाल, क्या कह रहा है बताओ सही बच्चे, है ना। इस टाइप का सवाल कर लेना सही बच्चे। एनर्जी का ये फॉर्मूला से सभी बच्चे भली बात क्या है, परिचित है। यहां जेड का स्क्वायर लगा दिया है, कब, जब हाइड्रोजन ना होकर के कोई और एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेगा फॉर्मूला एनर्जी का बताओ, En बराबर -2.18 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -18 बाय में क्या लिखेगा, यहां जेड होता है, बट हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड का क्या मतलब होता है ऋतिक,
जेड क्या होता है हितेश? जेड क्या होता है? अगर हम किसी एटम के लिए कोई एटम लिखते हो ना, ये एटम लिखते हैं, जैसे सोडियम लिख लिया, हम कहेंगे सोडियम का जेड जो है ना वो ये 11 है, और सोडियम का ए जो है ये 23 है। जितेश बताएगा, हितेश नाम है ना आपका, बताएंगे जेड का मतलब क्या होता है? जेड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। और ए किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास। ठीक है ना? तो यहां पर जेड हाइड्रोजन के लिए तो नहीं होता है बॉस, तो 1 होता है, तो 1 होगा तो क्या होगा? फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा। बट जैसे ही हम क्या करेंगे भाई, किसी और एटम की बात करेंगे, हीलियम आयन की बात करेंगे, हीलियम जैसी चीजों की बात करेंगे, तो यहां पर जेड की बात लिखेंगे। और यहां जेड का क्या लिखना है? जेड ने लिखना है, जेड का क्या लिखना है बताओ? स्क्वायर लिखना है। ठीक है, चलो भाई, अब जेड का स्क्वायर यहां लिख देंगे तो ये एटम के एनर्जी का फार्मूला हो गया। कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, तो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1 हो जाएगी, तो एन के जगह 1 रख दिया। और जेड की वैल्यू हीलियम के लिए कितना होता है बताओ? 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ? 4 हो गया। सबको मल्टीप्लाई की ये एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, और एक रेडियस का फॉर्मूला है। रेडियस का क्या हो गया? आर एन बराबर हो गया 0.0529 बाई में जेड इंटू में एन स्क्वायर क्या होगा? नैनोमीटर। नैनोमीटर में समझ रहा है सब बच्चा? 10⁻⁻⁹। अगर पहले सेल का पूछेगा रेडियस तो एन की जगह 1 लिखेंगे, हीलियम के लिए पूछ रहा है तो जेड की जगह पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर लिख दिया क्या? एन के जगह 1 लिख दिया और जेड के जगह नैनोमीटर में क्या निकाल दिया। तो ये 2 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। किसने बताया ये फॉर्मूला? बोहर के मॉडल में ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। बोहर ने ये बताया कि हमारे जो सेल है, जो एटम है, उस एटम के इर्द गिर्द जो सेल है वो सेल नहीं है, वो एनर्जी लेवल है। जैसे हमने कहा था ना, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, सबको सेल को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो इसकी एनर्जी कितनी है भाई? तो उस फॉर्मूले से निकालो, उस फॉर्मूले से एनर्जी निकालो। इसकी रेडियस कितनी है? तो इस फॉर्मूले से निकालो भाई, नैनोमीटर में रेडियस निकालो। फॉर्मूला याद रहेगा तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो हम निकाल ही नहीं पाए। ठीक है, समझ रहा है? सपोज कर लो अब मेरे को ये ऋतिक बताएगा, ऋतिक बहुत अच्छा लड़का है, यहां पर इलेक्ट्रॉन से ऋतिक, इसकी एनर्जी कितना होगी भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हमने पढ़ा था, कितना पढ़ा था? -13.6 बाई में एन स्क्वायर, ये पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है ना? तो पहले सेल का एनर्जी कितनी होगी भाई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को ऋतिक ये बताएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमें हटाना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करना है, कितनी और एनर्जी से हम देंगे इसको कि ले लेंगे इससे एनर्जी? एनर्जी इसको दे देंगे कि ले लेंगे, पहले ये बता दो। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? न्यूक्लियस से निगेटिव एनर्जी क्यों है बता दो। देख ले ऋतिक भैया, तो ठीक से कर नहीं रहा, दिमाग टिक नहीं रही है बात। निगेटिव एनर्जी क्या है नैन्सी? क्यों है इलेक्ट्रॉन्स की निगेटिव एनर्जी? गुरमन, निगेटिव चार्ज होता है इसलिए निगेटिव एनर्जी है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट है, ये करेक्टेड निगेटिव चार्ज बता रहा है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या है? बोलो, अट्रैक्ट है। हमारा अर्थ जो है किससे अट्रैक्ट है? सन से। तो अर्थ की एनर्जी निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? निगेटिव होगी। तुम किससे अट्रैक्ट हो? अर्थ से, मम्मी पापा से। तुम्हारी एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? मम्मी पापा को छोड़कर चले जाओगे क्या? है इतनी ताकत? नहीं ताकत है भाई। मम्मी पापा बीच में, तुम गोल गोल, कभी दूर कभी पास, यही नहीं करते हो? आज पिटाई हो गई तो दूर होकर थोड़ा चक्कर खाएगा, आज थोड़ा तो ठीक ठाक रिलेशन है, थोड़ा पास होकर चक्कर खाएगा। पास होकर चक्कर खाने का यह मतलब नहीं है कि आप, तो कोई भी सिस्टम अगर उसकी एनर्जी निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जैसी चीजों की एनर्जी क्या है? निगेटिव है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें भगाना है, बता भैया कैसे भागेगा?
इतना ही क्या करते हैं, दे दे एनर्जी, इतना ही एनर्जी दे दे, तो क्या होगा, इतनी एनर्जी प्लस में एनर्जी दे दे, तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा एनर्जी। जैसे ही जीरो होगा इसके अट्रैक्टिव फोर्स से क्या हो गया, रिलीज हो गया भाई। इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी जीरो होती है, वो वहां से उड़ के कहां चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन्स को इतनी कितनी एनर्जी दोगे तो ये यहां से भाग लेगा, बोलो बोलो, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ये भाग लेगा। कौन सेल का इलेक्ट्रॉन भागेगा, फर्स्ट सेल का। मान लो कि इसको आपने दे दिया 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, अब एनर्जी कितना बच गया बताओ बच्चा पार्टी, इसको इतना लगता है, ये कूद, इसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस बोलो 3.1। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इतना एनर्जी ये रिसीव करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी खाएगा। चलो भाई चेक करेंगे हम लोग। इस सेल में इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से चाहेगा ना, या तो यहां पहुंचेगा, या यहां जाना चाहेगा, या यहां जाना चाहेगा। कहोगे सर इन दोनों के बीच में यहां रहेगा, नहीं भाई यहां नहीं रहेगा। फर्स्ट सेल से उठ के इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, सेकंड सेल में, सेकंड सेल से उठ के कहां जाएगा, थर्ड में। चलो सेकंड सेल का एनर्जी निकालते हैं। सेकंड सेल का एनर्जी कितना है बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। कितना होगा भाई, 13.6 निगेटिव बाई में क्या 4, क्या होगा माइनस 3.4। फर्स्ट का कितना था, इतना, गैप कितना है 10.2। ये कभी भी इसमें से कूद के, इस फर्स्ट सेल से कूद के सेकंड में जाने के लिए इसको सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको तुम ज्यादा दे दिए, ये रिसीव कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे एटम के इर्द गिर्द जो सेल की स्थिति है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स एनर्जी लेवल है। ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। कितना रिसीव करेगा, दोनों का गैप कितना है, 10.2 का गैप है। 10.2 दोगे तो आपका क्या होगा, ये 13 पॉइंट क्या बनेगा, 10.2 दोगे तो 13.4 का एनर्जी गैप आएगा, तो ये फर्स्ट का उठ करके कहां चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कूद करके, इस लेवल से कूद करके, अगर ये फर्स्ट लेवल है तो सेकंड लेवल पे जाएगा। अगर फर्स्ट लेवल का एनर्जी 13.6 है और सेकंड लेवल की एनर्जी माइनस कितना है बताओ, 3.4 है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इन दोनों का जो गैप है उतनी एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, बाकी एनर्जी रिसीव करेगा ही नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी रिसीव करेगा। कहोगे सर हम देंगे तो, करेगा ही नहीं रिसीव, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एनर्जी, ठीक है। तुम कहोगे भाई 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले ले हमसे, कहेंगे नहीं नहीं भैया हमें तो चाहिए 13 पॉइंट कितना 6 चाहिए भाई। मान लो कि तुमने सप्लाई दिया तो 13.6 क्या कर लेगा वो, 13 पॉइंट क्या ले लेगा भाई, 2 क्या ले, 13 पॉइंट नहीं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेगा, बाकी को छोड़ देगा। और ये कूद के कहां चला जाएगा, सेकंड सेल से, फर्स्ट सेल से कहां चला जाएगा, सेकंड सेल में चला जाएगा, ठीक है, समझ गए इस बात को। बट अगर कोई आदमी पूछेगा, ऋतिक ही बताएगा कि अगर पूछेगा ऋतिक सेकंड सेल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, के लिए नहीं रुकेगा। कॉम्युलेटिव थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना डेली पढ़ना है, इतना। हम साइंस के बच्चे हो क्यों नहीं प्लानिंग करते अपने लाइफ में कि नहीं भाई भाई कॉम्युलेटिव थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी बुक छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना। कोई और कोई टॉपिक है बच्चा पार्टी, इसमें जो है ना रूल सभी बच्चे याद कर लो, हुंड्स ऑफ बाउ और क्या पाउली, याद कर जाओ सभी बच्चे, पक्का आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। ऐसे हमें आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का मन था, बट पढ़ाई हो ही नहीं रही है, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। सुनो एक चीज और बात बताता हूँ, एक सवाल से ही बताता हूँ, 10 मिनट का सवाल बच गया है, चलो चलो एक सवाल ले लेते हैं क्या। तो आसान सी सवाल आपसे पूछेगा
कभी भी ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। सुनो सही बच्चे, देखो एक छोटा सा सवाल है, आप जानते हो इस सवाल का आंसर क्या लिखा हुआ है भाई? एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जितना, जूल में लिखा हुआ है। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पढ़ा है, जूल में भी पढ़ा है। व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट? ऋतिक ही बताएगा क्या करेगा एनर्जी को इसको। और ऋतिक से बहुत अच्छा नाता है मेरा, पुराना है। ऋतिक बता दे, ये ऋतिक ठीक है। ऋतिक दिख रहा है कि छोटा हो गया? दिख रहा है, आंख तो तुम्हारा सही है यार। अरे चश्मे, बढ़िया लड़का, देखो कुछ बोल रहा है, अब मजा आया। कुछ बोला तो मैंने कुछ बोला, ये भी कुछ बोला, सही है। एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट सेल दिया हुआ है। नीचे में क्या होना चाहिए था? एन स्क्वायर होना चाहिए। वहां पर क्या लिख दिया बेटा? 1 लिख दिया फर्स्ट सेल के लिए। जोर से बोला करो, देखता टीचर कितना जोर जोर से बोल रहा है। एनर्जी से भरे हुए आदमी को होना चाहिए। नहीं हम आए धीरे धीरे बोले, ठीक से नहीं बातचीत करें तो कैसे तुम समझोगे बॉस? आप भी एनर्जी से भरे हुए हो। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? तो क्या करेंगे इसको, तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकल आएगी। हाँ 9 की जगह 5 लिख देंगे, n की जगह 5 लिख देंगे, तो कितना से इसमें क्या कर देंगे? 25 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, आगे सबको बच्चे को समझ में 25 से डिवाइड कर देंगे सर, बन जाएगा। चलिए भाई, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस का फॉर्मूला लिखे हैं 0.0592 n का स्क्वायर बाई में z। हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या है? 1 है। हमको लगा 2 बोल दिया। और n की वैल्यू कितनी आएगी? यहां तो 5 आएगा, नहीं तो 5 का स्क्वायर 25 को मल्टीप्लाई कर देना 0.0529। तो दोनों फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चलो बना दिया सवाल, मेरे को बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर। अब देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, देखो देखो तो क्या पूछ रहा है, ये पूछेगा एग्जाम में कल। इसका एग्जाम है, किसका एग्जाम? कल तो किसी का नहीं है, 16 को है। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांसमिशन इन बाल्मर एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है भाई? वेव नंबर 1/λ बराबर रेडबर्ग कांस्टेंट, यही पढ़े ना, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। समझ गया? इन्हें पढ़ा है। इसको लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं और इसका रेसिप्रोकल को वेव नंबर बोलते हैं। ये वेव नंबर ऐसे 1/r क्या होगा भाई? बाल्मर के लिए क्या लिख दें? 2 का स्क्वायर क्या लिख दें? 4 माइनस 1/n स्क्वायर लिख लें। कितना होगा ये? सेंटीमीटर। बोलो इनवर्स, ये ना पढ़ा है। n की वैल्यू क्या होगी? या तो 3 होगी, नहीं तो 4 होगी, नहीं तो क्या होगी? 5। तुमसे पूछ रहा है क्या? लार्जेस्ट वेव नंबर, लॉन्गेस्ट वेव नंबर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या देख सकते हैं? एक बार 3 रख के देखते हैं और एक बार इंफिनिटी रख के देख लेते हैं। अगर इंफिनिटी रखेंगे तो बताओ ये तो 0 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये वाला 0, r/4 होगा। चलो अब एक बार 3 रख लेते हैं, तो वेव नंबर फॉर इंफिनिटी रेडियस, ठीक है, क्या होगा भाई? r/4। वेव नंबर फॉर फर्स्ट रेडिएशन, फर्स्ट रेडिएशन क्या होगा? इस बाबू का इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कर देंगे। कैसे लिखेंगे बताओ? r लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे बताओ? 4 माइनस 1 क्या लिखेंगे? 9। कितना हो गया बताओ? ये r हो गया। एलसीएम कितना आएगा? 36। ये 9 आएगा, बाई में कितना आएगा? माइनस में आएगा 4। कितना होगा भाई?
5/36 इंटू आर, इसको लिख सकते हैं 9/36, नहीं सही लिख सकते हैं। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो ये 9r/36 है और ये क्या है 5r/36 है। किसका वेव नंबर बड़ा है, किसका वेव नंबर बड़ा है? इनफिनाइट रेडिएशन का वेव नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। वेव नंबर लार्जेस्ट है ये, तो वेवलेंथ क्या होगा? वेव नंबर ये क्या है बताओ, लार्जेस्ट है, बोलो। तो वेवलेंथ क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। यही तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा केवी के एग्जाम में और गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम एक जैसा होता है। डिटो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस क्या आएंगे, सबके आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी बुक के सवालों को बना रहे हो, लगा रहे हो, तो तुम अच्छा रिजल्ट। आजकल तो इवन केवी क्या, सभी स्कूल के टीचर्स और जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने वाली संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस उठा उठा के देखो कि फिजिक्स के क्वेश्चंस में मैंने एग्जैक्ट बताया था और एग्जैक्ट छप के वही क्वेश्चंस आए थे। थ्योरी में जो बताए थे वही आया था, नहीं आया था, आया था, 5 नंबर में आ गया था। वो सर्किल वाला नहीं था, वो 5 नंबर में आया था। तो बी केयरफुल, एनसीईआरटी बुक को पढ़ो और एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने की कोशिश करो। हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है। यही करेंगे अगर हम 1.5-2 साल, तो हम अच्छे रिजल्ट भी ला सकते हैं और अच्छी बातें भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में ये रखेंगे, नेक्स्ट क्लास और बातें होंगी, ठीक है। कल हमारी क्लास होगी